14 साल की बच्ची का पुणे से दादर, दादर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वापस पुणे तक का सफ़र होता है। इस सफ़र में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी ज़िंदगी से मर्दों का नामो निशान तक मिट जाता है। अब उसकी ज़िंदगी में अगर जगह है तो सिर्फ औरतों की। आखिर क्या होता है इस सफ़र में कि आज उसके इर्द गिर्द एक भी मर्द नहीं। नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। इंटरनली हम और हमारी टीम डिस्कस कर रहे थे कि धीरे धीरे हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ता जा रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन नंबर्स अब भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मेरी खुद की इंस्टा और फेसबुक फैमिली इतनी बड़ी है, लेकिन सारे दोस्तों ने लगता अभी तक सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है हमारे चैनल का। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नंबर्स को बढ़ाइए प्लीज़। क्राइम टेल्स की आज की जो कहानी है उसने हमें अंदर ही अंदर से खाली कर दिया है। सोचिए, एक 14 साल का बच्चा या बच्ची, उसने अपने 14 साल की ज़िंदगी में क्या क्या देखा होगा। माँ बाप का प्यार देखा होगा, थोड़ी बहुत शरारतें देखी होंगी, परिवार में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं वो देखा होगा, मासूमियत देखी होगी, मासूमियत में की गई गलतियां होंगी, गलतियों से ली गई सीख होंगी। इससे ज़्यादा क्या देख सकता है एक 14 साल का बच्चा या बच्ची अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन आज की कहानी जिस 14 साल की बच्ची के बारे में है हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक ऐसी बच्ची है जिसने अपने 14 साल की उम्र में ऐसी दुनिया देख ली, ऐसी ज़िंदगी जी ली कि मानो उसे इस दुनिया से नफ़रत सी हो गई है। स्पेशली इस दुनिया के मर्द ज़ात से नफ़रत सी हो गई है। निर्भया से कम नहीं है ये बच्ची, सिर्फ 14 साल। हमारे घर में खुद 14 साल के बच्चे और बच्चियां हैं, लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी और इस बच्ची की ज़िंदगी से कंपैरिजन करते हैं तो लगता है कि हे भगवान, थैंक यू कि हमारे घर के बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा इस बच्ची के साथ नहीं हुआ। एक गलती, बस एक गलती ने इस बच्ची की पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। साल 2020 की घटना है ये, महाराष्ट्र के पुणे शहर की। यहाँ पे एक छोटा सा परिवार, काफ़ी मॉडेस्ट लिविंग वाला परिवार था। माँ बाप और एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची 14 साल की थी, जैसा कि आपको बताया। अच्छी थी पढ़ने लिखने में, लेकिन कुछ होता है, शायद इसके माँ बाप के साथ कुछ कहासुनी हो जाती है कि वो रात को घर से निकल जाती है, शायद माँ बाप को बिना बताए या माँ बाप को थोड़ा नाराज़ करके। वो घर से निकलती है स्टेशन के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्टेशन पर उसका एक दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा था, आने वाला था उससे मिलने के लिए। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है और तब भी वो दोस्त वहाँ नहीं पहुँचता तो लड़की घबरा सी जाती है। 14 साल की बच्ची है वो, क्या करती। रात का सन्नाटा, कोई आसपास जानने वाला नहीं, और जो एक उम्मीद थी अपने दोस्त से वो टूट चुकी थी। तो वो लड़की वहीं खड़े खड़े वो रोना शुरू कर देती है। ऐसे में एक ऑटो वाला उसके बगल से गुजरता है और उस ऑटो वाले की नज़र उस बच्ची के ऊपर पड़ती है और उसको लगता है कि ये बच्ची डिस्ट्रेस में है। वो उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। ये बच्ची पहले तो हेजिटेट करती है, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी जब वो ऑटो वाला उसको काफ़ी पर्सुएड करता है, उसको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए फोर्स करता है, तो ये लड़की बता देती है कि वो अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही थी और वो दोस्त अभी तक आया नहीं है। एंड शी इज़ अफ्रेड कि अब वो अपने घर जाए, कि उस दोस्त को कॉल करे, कि वो करे तो करे क्या। ऑटो वाला उसकी ये बात सुनता है और वो वहाँ से निकल जाता है। 10 मिनट के बाद वो ऑटो वाला फिर वहाँ वापस आता है। वो कहता है कि बेटा, तुम्हारा जो दोस्त है वो स्टेशन के दूसरे साइड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो काफ़ी शर्मिंदा है कि उसने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाह रहा, लेकिन उसने मुझे ये खबर दिया है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। लड़की हेजिटेट करती है, मना करती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। लेकिन फिर भी रात का सन्नाटा बहुत ज़्यादा था, गली बिल्कुल सुनसान थी, तो उस ऑटो वाले ने वहाँ पे हिम्मत नहीं हारी
वो फिर भी उस लड़की को बोलता रहा कि तुम चलो, यहाँ सेफ नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवा देता हूँ। लड़की थोड़ी डायलेमा में होती है, वो सोच में पड़ जाती है करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मार के उस ऑटो में बैठ जाती है। ये उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। ऑटो वाला ऑटो में बिठाने के बाद उसे पानी देता है पीने के लिए और कहता है कि वो थोड़ी शांत हो जाए, उसका दोस्त उसे मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो बच्ची उसका दिया हुआ वो पानी पी लेती है। यहाँ होती है उससे तीसरी गलती। वो पानी पीने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है और स्टेशन के दूसरे साइड पहुँचने की जगह वो पहुँच जाती है एक अनजान लॉज में। जब उस लॉज में उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका बलात्कार हो चुका है। उस ऑटो वाले ने हेल्प के नाम पर उसका रेप किया था। जैसे जैसे वो थोड़ी बहुत होश संभालती है तो कुछ और लोग भी उस कमरे में आ जाते हैं। वो उस ऑटो वाले के साथ ही होते हैं। एक एक करके कई लोग उस लड़की का बलात्कार करते हैं। धीरे धीरे उसके शरीर से सारे कपड़े उतर जाते हैं। वो बदहवास सी उसी कमरे में बेजान सी पड़ी रहती है, प्यासी भूखी। इस तरीके से 24 घंटे तक उसका लगातार रेप चलता रहता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन लॉज के मालिक के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। लोगों ने सुना तो होगा उस बच्ची की चीख, लेकिन दे ऑप्टेड टू इग्नोर। इग्नोरेंस का ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। उसकी चीख को, उसके रुदन को बार बार ये 12 लोग, ये 13 लोग इग्नोर करते रहते हैं और उसका लगातार रेप किया जाता है। वो बच्ची भूख से तड़प रही होती है, प्यास से रो रही होती है, लेकिन कोई उसे एक गिलास पानी तक को देने को राज़ी नहीं होता। लेकिन उसकी चीख पुकार सुन के एक इंसान की नीयत में थोड़ा सा बदलाव आता है। आयरॉनिकली वो उन्हीं लोगों में से एक होता है जिन लोगों ने अब तक इसका बलात्कार किया था। वो इंसान उसे पानी देता है, उसे कपड़े देता है पहनने को, और उसके बाद उस लॉज से ले जाकर दादर स्टेशन पर छोड़ आता है, जैसे कि वो कोई कचरे की पेटी हो। दादर स्टेशन पर ये लड़की घंटों बदहवास सी पड़ी रहती है। इसे तो मालूम ही नहीं होता कि वो आखिर है कहाँ। जो लोग इसकी नज़र के सामने होते हैं वो उनसे मदद के लिए हाथ तो आगे बढ़ाती है, लेकिन अगेन दे टेंड टू इग्नोर। ऐसे में 2 लोगों की नज़र इसके ऊपर पड़ती है, नज़र भी पड़ती है और नीयत भी पड़ती है। ये 2 लोग दादर स्टेशन के सफाई कर्मचारी होते हैं। ये 2 लोग इसकी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। ये 2 लोग भी उसका बलात्कार ही करते हैं। जो थोड़ी बहुत जान इस बच्ची में बची थी, इस 14 साल की बच्ची में बची थी, वो भी ये लोग तोड़ देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो ज़िंदा नहीं रहेगी। बच्ची को कहाँ मालूम था, कहाँ उसमें इतनी जान थी कि वो अपने लिए लड़ पाती या किसी को कुछ कह पाती। उसके साथ अब जो होता चला जा रहा था वो बर्दाश्त करती चली जा रही थी। शायद इंतज़ार कर रही हो कि कब उसे मौत आ जाए, लेकिन मौत इतनी आसानी से आने वाली नहीं थी इसे। इस लड़की के साथ रेप करने के बाद ये दोनों सफाई कर्मचारी भी उस लड़की को उठा के एक अनजान सी ट्रेन में डाल देते हैं, जैसे कि वो कोई एक लावारिस सा सामान हो, और उससे निजात पा लेते हैं। वो ट्रेन दादर स्टेशन से निकलती है और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से स्टेशन से होते हुए चंडीगढ़ तक पहुँचती है। उस लंबी ट्रेन जर्नी में, दादर से लेकर चंडीगढ़ तक की ट्रेन जर्नी में पता नहीं कितने लोगों ने उस लड़की को देखा होगा, लेकिन फिर भी they tended to ignore। उस लड़की की हालत कोई भी देखकर कह सकता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी कोई उसके पास नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि बात क्या है बेटा। ऐसे में जब वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है, जो कि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था, तो एक जीआरपी के कांस्टेबल की नज़र उस बच्ची के ऊपर पड़ती है। उसे देखते ही इस कांस्टेबल को लग जाता है कि उस बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो उस लड़की के पास जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनको देखते ही घबराने लग जाती है और रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है।
इस कांस्टेबल को समझ में आ जाता है कि वो बच्ची उनके सामने सहज नहीं है, तो वो मदद लेते हैं CWC की, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, और वहाँ की एक महिला कर्मचारी, एक महिला स्टाफ के साथ इस बच्ची की मुलाकात करवाते हैं। जब वो महिला अधिकारी इस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश करती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में है और इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो पहले तो उसे थोड़ा रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करती हैं और उसके बाद उससे बात करके उसे खाना पीना खिलाने की कोशिश करती है। वो बहुत ही डिहाइड्रेटेड होती है। जिस समय वो अपने घर से निकली थी तब से लेकर अब तक 4-5 दिन से ऊपर गुजर चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि लड़की की हालत बहुत ख़राब थी। वो CWC की अधिकारी वो बच्ची को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करती है, उसका इलाज कराने की कोशिश करती है, उसे खिला पिला करके, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके दोस्ती करने की कोशिश करती है और उससे आखिरकार वो जान पाती है कि उसके साथ हुआ क्या था। जब वो बच्ची अपनी आप बीती उस महिला अधिकारी को बताती है तो उनके आंखों से आंसू आना बंद नहीं होते। उस बच्ची के दर्द से वो तड़प उठती हैं कि इस महज 14 साल की उम्र में उस बच्ची ने क्या क्या नहीं देख लिया था। जिन जिन मर्दों के सामने उसने हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, उन लोगों ने उसका दमन किया था। बच्ची की आप बीती सुन के ये महिला अधिकारी पुलिस की हेल्प लेती हैं और यहाँ महाराष्ट्र में पुणे में पुलिस से संपर्क किया जाता है। तो पता चलता है कि यहाँ पुणे में भी इस बच्ची के माँ बाप ने उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई है और दोनों ही जब पुलिस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है तो बच्ची को एरोप्लेन से यहाँ पुणे लाया जाता है। पुणे में बच्ची का इलाज होता है, लेकिन बच्ची मर्दों के इर्द गिर्द आते ही वो फिर से ट्रॉमा में जाने लग जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। तो इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था की जाती है जहाँ उसके इर्द गिर्द कोई भी मर्द ना हो, उसको ट्रीट करने वाली डॉक्टर भी फीमेल हो, नर्स भी फीमेल हो, जो उसका बयान ले, जो ऑफिसर हो वो भी फीमेल हो, जो कंपाउंडर हो वो भी फीमेल हो। क्योंकि उस रात घर से निकलने के बाद जिन जिन मर्दों के सामने वो आई थी उन लोगों ने उसे तार तार किया था। उसे मर्दों से नफरत हो गई थी। मर्दों के ऊपर से पूरे तरीके से भरोसा उठ गया था। शायद अपने पिता को देखकर भी वो उतना ही डरती। खैर, बच्ची का बयान लिया जाता है। उसके बयान के आधार पर उस रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी ऑटो ड्राइवर्स होते हैं उनकी शिनाख्त की जाती है, CCTV खंगाले जाते हैं और करीबन 100-200 लोगों की भीड़ में से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन लोगों ने इस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। इस तरीके से 12-13 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। उनके ऊपर अब भी केस चल रहा है, लेकिन बच्ची शायद अब भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाई है। 2 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं उस पूरे इंसिडेंट को, लेकिन हमें लगता है कि अब भी वो उस रात को कोसती होगी जब वो अपने घर से निकल गई थी। अब भी उस मोमेंट को वो कोसती होगी जब उसने उस ऑटो वाले को हाँ कहा था उसके ऑटो में बैठने के लिए। उसके दिए हुए पानी को उसने पिया था। जो बीत चुका है उसे तो वो बच्ची बदल नहीं सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है उसके सामने और वक्त, टाइम सबसे बड़ा हीलर है और वक्त के साथ इस बच्ची के घाव भी धीरे धीरे भर जाएं। यही हमारी दुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस 14 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो अब दोबारा किसी के साथ ना हो। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम रैप करते हैं। फिर मिलेंगे अगली एक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए क्राइम टेल्स। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा फ्रेंड्स, फैमिली, प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वेयर आर यू? मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर। ये कहानी है ऐसे गांव की जहां शौचालय ना होने के कारण महिलाओं को जाना पड़ता था खुले में।
ऐसे में एक छोटी सी बच्ची बन जाती है किसी के हवस का शिकार। दोषी को सजा दिलाने की मुहिम तो छिड़ती है, लेकिन पता चलता है आरोपी तो मर चुका है। तो कानून आखिर किसे सजा सुनाएगा? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल प्रूडेंस स्टूडियो पर।